शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम। प्यारे बच्चों, आज हम इसके अंतर्गत हमारी चौथी कक्षा की हिंदी की पुस्तक में संकलित पाठ मोबाइल का बोलबाला के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जब हमें कोई संदेश भेजना होता है या अपना संदेश दूसरों से संदेश प्राप्त करना होता है, तब हम मोबाइल से बात करते हैं और दूसरों तक अपना संदेश पहुंचाते हैं और उनका संदेश प्राप्त भी करते हैं। इसके अतिरिक्त हम अपने संदेश को लिख कर भी उन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या हरदम ऐसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। आरंभ में आदमी अपने संदेश चिट्ठियों के द्वारा पहुंचाते थे, चाहे वो कबूतर का माध्यम हो या घोड़ों का माध्यम हो, किसी भी माध्यम से पत्र पहुंचाए जाते थे। लेकिन समय के साथ एक अलग विभाग स्थापित किया गया और उसका कार्य था हमारे संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य। वो आप जानते ही हैं। वो संदेश कौन पहुंचाता था? वो थे हमारे पत्रवाहक। पत्रवाहक मतलब डाकिये, जिनका काम ही होता था कि हमारे पत्र को यहां से दूसरे स्थान तक, जहां या जिस व्यक्ति के पास हमें अपना संदेश पहुंचाना है, वहां पर पहुंचाना। अब इस कार्य में कितना समय लगता था? देखो, पहले पत्र हम लिखते थे, उसको फिर पत्र पेटी में डाल कर आते थे और वहां पर डाल कर आने के बाद क्या होता था? वहां से उसकी छटाई होती थी और उस छटाई के बाद जिस शहर में वो पत्र जाना होता था, वहां की ट्रेन या बस में उसका थैला रखा जाता और वहां से फिर उस शहर का डाकिया उसे वहां से लेता, फिर से छटाई करता और जहां पहुंचाना होता उस पते पर उसको पहुंचाकर आता था। इस कार्य में 3 से 4 दिन लग जाते थे। कोई भी घटना जब यहाँ घटती थी, जब उनके पास यह सूचना पहुंचती थी, तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। फिर समय ने करवट बदली और एक खोज हुई टेलीफोन की, और टेलीफोन की खोज की थी ग्राहम बेल ने। तब हम अपना संदेश एक ही सेकंड में, यानी कि उसी पल भेज देते थे। लेकिन उसके लिए भी कुछ होता था। उसके लिए हमारे पास टेलीफोन का कनेक्शन होना जरूरी था। और हम संदेश कहां से भेज सकते थे? हम संदेश भेज सकते थे टेलीफोन के पास जाकर। हम टेलीफोन के पास जाएं तब अपना संदेश भेजते थे। अब इसके लिए हमें टेलीफोन के पास आना पड़ता था, यानी कि हम कहीं बाहर गए हुए हैं तो हमें घर आना होता था, या एसटीडी बूथ, पीसीओ बूथ बोलते थे, उसके पास जाना होता था। वहां से नंबर डायल करते, जैसे आजकल मोबाइल में नंबर डायल करते हो, इसी तरह से नंबर डायल करते और फिर उस व्यक्ति को भी उस टेलीफोन के पास आना होता था। लेकिन अब क्या है? अब तो सब बदल गया है। अब तो जेब से मोबाइल निकाला, नंबर मिलाया और बात की। हाँ, क्या बच्चों आप तक मेरा संदेश पहुंच रहा है? अरे बिल्कुल, तुम्हारा ही नंबर मिलाया है मैंने। तो आज ये जमाना आ गया है कि आपकी जेब में मोबाइल, मेरी जेब में मोबाइल, जब बात करना चाहो बात कर ले। अब ऐसी हालात में चिट्ठी और टेलीफोन पर क्या बीत रही है और मोबाइल अपने बारे में क्या सोचता है, इसके बारे में जानेंगे हम आज के हमारे पाठ मोबाइल का बोलबाला में। आइए सुनते हैं ये तीनों अपने अपने बारे में क्या सोचते हैं। बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने में पड़ा पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है। आज वह बहुत उदास है। अब उसे कोई नहीं पूछता, ना ही उससे कोई फ़ोन करता है। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसी टेलीफोन के पास रख दिया। टेलीफोन मन ही मन में, दिखने में चूहे जैसा, ना मूछ ना पूछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ।
चल दूर हट मुझसे। आकर बैठ गया मेरे पास। तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। चौंक कर देखते हुए, क्या हुआ भाई? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं माफी चाहता हूँ। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? पता है, जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही। सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं। हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं। एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई सहन नहीं कर सकते। टेलीफोन भैया, ये तो बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो कहोगे मैं करूँगा। तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं। चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है। देख नहीं रहे मेरा हाल? मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है। अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। भाई, नाराज मत होइए। तुम तो मेरे बड़े भाई हो। कभी न कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? एक ना एक दिन तो यह होना ही था। अपनी ही आवाज सुने मुझे महीनों बीत गए हैं। पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मजाल कि थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए, मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज में। बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के जमाने से मेल नहीं खाते। अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। अच्छा बच्चू, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो? कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इस तरह का व्यवहार होगा तब पता चलेगा। याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता। मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। एक मीठी व प्यारी सुरीली सी आवाज़ सुनकर दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखने लगे। बक्सा खोलते हैं तो वहां पर पड़ी बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं। मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है। अफसोस के साथ। ओह, वह कैसे? हाय, क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखकर अपने प्रियजन को भेजते थे। बार बार मुझे खोलकर पढ़ा जाता था। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती थी तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी। पर तुम जब से आए हो लोग लिखना ही भूल गए। सब तुम पर गिटर पिटर करने लगे हैं। चिट्ठी बहन, निराश मत हो। ये तो समय का फेर है, सभी के दिन फिरते हैं। यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। दुनिया में बदलाव होते रहते हैं, पता नहीं कल क्या नई खोज हो जाए और तुम्हारा भी हमारे जैसा हाल हो जाए। तुम सच कह रही हो। अब जो नए मोबाइल आ रहे हैं उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। मैं तो यही कहती हूँ, जो मिल जाए, जितना मिल जाए, उसी में खुश रहना सीखो। मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया। जैसे ही गले मिले तो मोबाइल की रिंगटोन बज उठी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आइए अब शब्दों के अर्थ जानते हैं। कसूर होता है गलती, दिलासा, तसल्ली, नाराज,
गुस्सा, बेचैनी, घबराहट, वक्त, समय, सलोने, सुंदर, क्षण, पल, सफर, यात्रा, सुहाना, अच्छा लगना। आइए अब पाठ से ही कुछ प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। किसने किसके बारे में कहा? ना मूछ ना पूछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ। ये बात तो भाई टेलीफोन ने मोबाइल के बारे में कही थी। तुम जब से आए हो लोग लिखना ही भूल गए। सोचो किसने कहा था? ये कहा था चिट्ठी ने टेलीफोन से। चिट्ठी ने टेलीफोन से कहा था। चिट्ठी और टेलीफोन की दशा एक जैसी क्यों है? अब देखो, चिट्ठी का भी आजकल कोई प्रयोग नहीं करता है और टेलीफोन का भी कोई प्रयोग नहीं करता है। इस कारण से चिट्ठी और टेलीफोन की दशा एक जैसी हो गई है। अब मोबाइल के आने से दोनों पुराने जमाने की वस्तुएं हो गई हैं और मोबाइल से ही दोनों का काम होने लगा है। इस कारण चिट्ठी और मोबाइल की दशा एक जैसी हो गई है। मोबाइल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? अब आप देखिए, मोबाइल से तो हम पता नहीं कितने काम करते हैं। अब मोबाइल के बगैर तो अब ये सोचिए कि गुजारा हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि हमारे लिए घड़ी होती थी, घड़ी का जो हम समय देखने के लिए रखते थे, एक छोटा सा उदाहरण है कि वो कार्य भी आजकल हम मोबाइल की सहायता से ही करने लगे हैं। यानी कि समय भी हम मोबाइल से ही देखते हैं। अब देखिए, मोबाइल की सहायता से हम आपस में बात कर सकते हैं। इसकी सहायता से लिखित संदेश का आदान प्रदान कर सकते हैं। मनोरंजन के लिए वीडियो गेम खेल सकते हैं। याद सहेजने के लिए फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। आप देखिए, मोबाइल की सहायता से आप कितने काम कर सकते हैं। ये तो मैंने थोड़े से उदाहरण बताए हैं। आप इसके अतिरिक्त भी ऐसे सैकड़ों काम हैं जो मोबाइल की सहायता से आप कर सकते हैं। आजकल के मोबाइल फोन में कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं, लिखें। मोबाइल कई उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल, वीडियो गेम, फोटोग्राफी इत्यादि। ऐसी और भी बहुत सी सुविधाएं हैं जिनका हम मोबाइल में प्रयोग करते हैं। हमारी जरूरत के अनुसार ही नित्य नए नए ऐप आ रहे हैं जिन्हें इंस्टॉल कर हम कोई भी सुविधा मोबाइल के अंदर बना सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपकी। आपकी बात तो सदा ही बड़ी मजेदार रही है, आज भी मजेदार ही होंगी। तो इसी तरह की एक बात है, टेलीफोन, मोबाइल और चिट्ठी में से आपकी पसंद कौन सी है और क्यों? अब देखिए, टेलीफोन, मोबाइल और चिट्ठी, इनमें सबसे पुराना संचार का हमारा जो साधन है वो है चिट्ठी। अब चिट्ठी के बारे में हम बता चुके हैं आपको पहले भी कि आप अपना संदेश पहले लिखते थे, लिखने के बाद पत्थर पेटी में डालते, उसके बाद डाकिया उसे अपने गंतव्य तक यानी कि जिसके पास आपने भेजा है वहां पर उसे पहुंचाता। उसके बाद आया टेलीफोन का जमाना। अब टेलीफोन के जमाने में हमारे संदेश हाथों हाथ पहुंचने लगे। उसी समय
जब हमने यहाँ से बोला वहां पर उस तक संदेश पहुंच गया। लेकिन इसमें हमें टेलीफोन के पास जाना पड़ता था। टेलीफोन हमारे साथ नहीं रहता था, वो तार से बंधा रहता था, वो अपने घर में एक स्थान पर फिक्स रहता था। फिर आया मोबाइल का जमाना। अब मोबाइल बेचारा वो तो हमारी जेब में रहता है, हरदम हमारी जेब में। जब देखो तब जिससे चाहा तब चाहा बात कर लिया, फोन मिलाया और अगले ने अपनी जेब से निकाली और बात कर ली। देखो टेलीफोन की सहायता सिर्फ वॉइस कॉलिंग होती थी, लेकिन अब इससे वीडियो कॉलिंग भी होती है, इंटरनेट ब्राउजिंग भी होती है, आप ईमेल भी भेज सकते हैं। यानी कि अब आपको चिट्ठी लिखकर पत्थर पेटी में डालने की जरूरत नहीं है। अब चिट्ठी आपने लिखी और मोबाइल से बटन दबाया और ईमेल के माध्यम से पहुंच गई अगले के पास। अब इसकी सहायता से हम वीडियो गेम भी खेल सकते हैं, अपनी याद को संजोने के लिए फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। और अब फैसला आपका। क्यों? क्योंकि ये आपकी बात है। भाई आपको चिट्ठी पसंद है, मोबाइल पसंद है या टेलीफोन पसंद है, ये तो आपकी सोच पर निर्भर करेगा। अब आपको ही बताना है आपको क्या पसंद है और क्यों पसंद है, ये अपनी नोटबुक में लिख देना है। टेलीफोन, मोबाइल और चिट्ठी में से आपके घर में सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है? अब ये आपके घर में मैं तो गया नहीं ही मैंने देखा, लेकिन फिर भी एक बात मैं पक्का से कह सकता हूं कि आज हर हाथ में मोबाइल है, तो आपके घर में भी जाहिर सी बात है मोबाइल का प्रयोग ज्यादा होता होगा। टेलीफोन भी बहुत कम घरों में रह गए हैं और चिट्ठियां तो कोई अदा कदा ही लिखता। वो जमाने गए जब चिट्ठियां लिखी जाती थी। अब जहां तक मैं सोचता हूं आपके घर में जरूर मोबाइल का प्रयोग अधिक होता होगा। इस पाठ में आपने मोबाइल, टेलीफोन और चिट्ठी की बातचीत को पढ़ा है। रबड़, पेंसिल, कॉपी, पेन, मेज, कुर्सी आपस में क्या बात करते होंगे? अपनी कल्पना से बताएं। कॉपी पेन का एक उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत है। नमस्ते पेन। नमस्ते कॉपी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अलविदा कॉपी, कल मिलते हैं। ओके बाय, कल मिलते हैं। इसी तरह का वार्तालाप आप रबड़, पेंसिल और मेज, कुर्सी के बारे में लिखना। आजकल के मोबाइल फोन में कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं, पता लगाएं। इस बारे में हम अभ्यास के प्रश्नों में भी बात कर चुके हैं। आजकल के मोबाइल में जैसा कि आप जानते हैं वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल, वीडियो गेम, फोटोग्राफी इत्यादि सुविधाएं होती हैं। आपने पढ़ा है कि समय के साथ साथ नई नई चीजों की खोज होती रहती है और लोग पुरानी चीजों का उपयोग कम कर देते हैं। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पता करके ऐसी चीजों की सूची बनाएं जिन्हें आजकल प्रयोग में नहीं लाया जाता या जिनका उपयोग कम हो गया है। उनका स्थान लेने वाली वस्तुओं के नाम लिखें। पुरानी चीजें जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी यानी कि काला और सफेद टीवी के स्थान पर अब नए जमाने में रंगीन टेलीविजन
प्रयोग होने लगा है। लकड़ी की कुर्सी के स्थान पर प्लास्टिक की कुर्सी प्रयोग होने लगी है। पुराने जमाने में मिट्टी के बर्तन प्रयोग होते थे, लेकिन आजकल उनका स्थान धातु के बर्तन जैसे स्टील, तांबा, पीतल इत्यादि के बर्तनों ने ले लिया है। पुराने समय में जब हम पढ़ते थे तब कलम जो सरकंडे से बनाई जाती थी और होल्डर जो धातु की पिन से बना होता था उसका प्रयोग लिखने के लिए करते थे। और यदि उससे भी पूर्व की बात करें तो पंख की सहायता से लिखा जाता था। लेकिन आजकल लिखने के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है? पेन या पेंसिल को। और एक बात हमारे पाठ के अंदर ही चल रही है, हम पुराने समय में संदेश भेजने के लिए किसका प्रयोग करते थे? चिट्ठी का। लेकिन फिर संदेश भी किससे भेजने लगे? टेलीफोन की सहायता से अपना संदेश भेज देते थे। लेकिन आजकल हम मोबाइल की सहायता से अपना संदेश भेज रहे हैं। अब बात करते हैं भाषा की। भाषा की बात के अंतर्गत आज हम बात करेंगे विलोम शब्दों की। दिन का उल्टा रात तथा सुख का उल्टा दुख होता है। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखें। यानी कि आप समझ गए होंगे, उल्टे को ही विलोम कहा जाता है, विलोम या विपरीत कहा जाता है। जैसे बहुत, बहुत का मतलब होता है ज्यादा, और ज्यादा का उल्टा क्या होता है? कम। उदास, उदास का उल्टा होना क्या होगा? खुश। साफ, और साफ का उल्टा, साफ का उल्टा गंदा। बूढ़ा, बूढ़ा का उल्टा जवान। दोस्त, दोस्त का क्या होगा भाई? दुश्मन। कल, कल का आज। पढ़ें, समझें और लिखें। पाठ में हेर फेर, गिटर पिटर आदि शब्दों के जोड़े आए हैं। ऐसे ही जोड़े वाले कुछ और शब्द लिखें। देखो ये जो हेर फेर है, गिटर पिटर है, तुम देखो इसके अंदर एक योजक लगा हुआ है, इसे हाइफन भी बोलते हैं। इस निशान को क्या बोलते हैं? हाइफन। यानी कि इनके बीच में हाइफन लगा हुआ है। आपको कुछ ऐसे ही और शब्द लिखने हैं, जैसे कूड़ा कचरा, दाना पानी, अफरा तफरी, जानी मानी, लाभ हानि, भला बुरा, पशु पखेरु, शुभ लाभ इत्यादि। उपयुक्त शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरें। तो रिक्त स्थान भरने से पूर्व हमें उन शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए। सुंदर, सुंदर होता है सुथरा, जिसे साफ भी कह सकते हो आप। औकात, औकात का अर्थ होता है हैसियत। समय, समय काल को कहते हैं, जैसे आपको पता है कितना समय हुआ है। सफर, सफर होती है यात्रा, सफर होती है यात्रा। धूल, धूल के जो हमारे कण होते हैं, जो हवा की वजह से छोटे छोटे धूल के कण उड़ जाते हैं, उन्हें कहते हैं धूल। समान, समान होता है बराबर, समान होता है बराबर। मेरे, मेरे का अर्थ है अपने। कल, कल होता है आने वाला कल, बीता हुआ कल, और कल मानी पुर्जे भी होते हैं। अब हम कुछ वाक्य लेते हैं और उनके अंदर खाली स्थान के अंदर सही शब्द को भरेंगे। जैसे तेरी खाली स्थान ही क्या है, ये पाठ के अंदर भी आया था ना, तो यहाँ आएगा औकात। तेरी औकात ही क्या है।
खालिस्तान सामने, यानी कि मेरे सामने। मेरे खालिस्तान से मुखड़े पर खालिस्तान जमी है। अब आपका मुखड़ा कैसा है? सुंदर है ना? तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? सुंदर। मेरे सुंदर से मुखड़े पर खालिस्तान जमी है। धूल जमी है, तो इस खालिस्तान में आएगा धूल। मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी है। तुमने सच कहा, खालिस्तान सदा एक खालिस्तान नहीं रहता। अर्थात तुमने सच कहा है, समय सदा एक समान नहीं रहता, यानी कि समय कभी भी बराबर नहीं रहता है। जिंदगी एक खालिस्तान है। जिंदगी क्या है? जिंदगी एक सफर है, यानी कि यात्रा है। तो इसमें आएगा सफर। जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहां अब ये तो फिल्म वाला गाना जो रिंगटोन बजी थी उसमें था, यहां कल क्या हो किसने जाना। तो इस खालिस्तान में आएगा हमारा कल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पाठ्यक्रम में ही सब कुछ निहित नहीं होता है। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त भी हमें और पुस्तकें पढ़नी चाहिए ताकि हमारे ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहे। इसी के तहत हमारी पुस्तक में ही दिया गया है पाठ गुरु नानक। यह पाठ कुछ और पढ़े के अंतर्गत है। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर या इससे संबंधित कोई भी सवाल आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन परीक्षा ही जीवन नहीं है, इसलिए आओ पढ़ें गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम कालूराम मेहता और मां का नाम तृप्ता था। बचपन से ही नानक शांत स्वभाव के थे। जब दूसरे बालक उछलते कूदते, नानक किसी कोने में बैठकर सोचते रहते। उनका मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगता था। एक बार मेहता जी ने कुछ रुपये देकर नानक को व्यापार करने भेजा। नानक ने वह धन भूखे लोगों को भोजन खिलाने में खर्च कर दिया। उनके पिता को बहुत दुख हुआ। जब वह नाराज हुए तब नानक ने भोलेपन से उत्तर दिया, बाबूजी, भूखे लोगों के लिए भोजन खरीदने पर मैंने धन खर्च किया है, इससे बढ़िया सौदा और क्या हो सकता है। इतने छोटे से बालक के मुंह से गहन ज्ञान की बातें सुनकर लोग चकित रह गए। एक बार गुरुजी अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उस गांव के लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं था। वहां से चलते समय गुरुजी ने कहा, बसे रहो। चलते चलते अगले गांव पहुंचे जहां लोगों ने उनका खूब आदर सत्कार किया। वहां के लोगों में बहुत सेवा भाव था। वहां से विदा लेते हुए गुरुजी ने कहा, भगवान से मेरी विनती है कि यह गांव उजड़ जाए। ये सब देखकर मर्दाना से कुछ कहे बिना रहा नहीं गया। उसने पूछा, गुरु महाराज, आपके ढंग निराले हैं। जिस गांव के लोगों ने आपकी बहुत सेवा की, आपने उनके उजड़ जाने की कामना की। जिस गांव वालों ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, उनको आपने बसे रहने का आशीर्वाद दिया। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, प्यारे शिष्य, जो लोग अच्छे होते हैं
दूसरों की सेवा करते हैं उन्हें जगह जगह फैल जाना चाहिए। ऐसे लोग चारों ओर सुख और आनंद फैलाएंगे। स्वार्थी और दूसरों का अनादर करने वाले लोग एक स्थान पर रहने चाहिए ताकि उनका प्रभाव दूसरे लोगों पर न पड़े। गुरुजी का उत्तर सुनकर मर्दाना प्रसन्न हुआ। आज उसने जाना कि गुरु के कथन में कितना ज्ञान और सत्य होता है। उनका मन श्रद्धा से भर उठा। प्यारे बच्चों, आज हमने हमारी हिंदी की पुस्तक में संकलित पाठ 10 मोबाइल का बोलबाला का अध्ययन किया। इसके अंतर्गत आज हमने पुराने जमाने की हो चुकी चीज चिट्ठी और टेलीफोन के मन के दर्द को जाना और मोबाइल की जरूरत या अहमियत को समझा। इसके साथ पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जाने, अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर जाने और साथ हुई आपकी बात के बाद हमने किया पाठ से आगे। और भाषा की बात में हमने विलोम शब्दों के बारे में जाना। और इसके साथ हमने आज एक चिन्ह का भी प्रयोग सीखा है, हाइफन चिन्ह का, जो कि दो शब्दों को जो समानार्थी से होते हैं, जो शब्द जो एक जैसे से होते हैं उनके बीच में लगता है, उसके बारे में भी जाना। अंत में हमने कुछ और पढ़े के अंतर्गत गुरु नानक देव जी के बारे में जाना। आशा है यह सब आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा यह पाठ अब समाप्त होता है। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।